हेलो एवरीवन, आपका फिर से एक जेएसएन क्लासेज में स्वागत है। तो हमने मादा जनन तंत्र के बारे में अध्ययन कर लिया है। इसके बाद में हम नर जनन तंत्र के बारे में देखेंगे। तो मादा जनन तंत्र में हमने जान लिया अंडोत्सर्ग अंडाशय के बारे में और निषेचन कहाँ पर संपन्न होता है, और उसके जो मादा जनन तंत्र में टेस्ट ट्यूब बेबी और होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस के बारे में देखा था, और टेक्नोलॉजी देखी थी किस किस टेक्नोलॉजी से। और देन उसके बाद में हमने टेस्ट ट्यूब बेबी के अलावा और भी तरीके देखे थे, जिनमें हमने जैसे सैरोगेट मदर के बारे में जाना। सैरोगेट मदर क्या होती है, और ऐसी महिलाएं जिन्हें स्वयं बच्चा पैदा नहीं कर सकती, उनके बारे में भी उन्होंने उनके टेक्नोलॉजी के बारे में भी देखा। तो तकनीक के बारे में जाना। देन उसके बाद में हम देखते हैं अब नर जनन तंत्र के बारे में। तो हमने मादा जनन तंत्र के बारे में अध्ययन कर लिया है। तो अब नर जनन तंत्र के बारे में देखेंगे। तो नर जनन तंत्र में सबसे पहले हम वृषण के बारे में देखते हैं। तो वृषण की उपस्थिति के बारे में देखते हैं। तो वृषण हमारे जो उदर गुहा के नीचे की ओर वृषण कोश में उपस्थित रहते हैं। देन इसके बाद में हम इसकी स्थिति इसमें जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड्स, प्रोस्टेटिक जल्लेमय और स्पंजी मूत्रमार्ग और शुक्रवाग जैसे तुम्बिका, मूत्रवाहिनी, आशय, इनके बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। तो ये हमारे जो नरजनन तंत्र होता है उसका ये डायग्राम है। इसके बारे में हम विस्तृत से जानेंगे। और इस प्रकार से हमारे ये होता है। तो हमारे जैसे ये सीमेन होता है जो यहाँ से रिलीज होता है। देन उसके बाद में ये प्रस्टोड ग्रंथि के माध्यम से ये शुक्रवाहिका के जरिए ये पूरी पुटिका निकलकर और मूत्रमार्ग के जरिए ये मादा जनन तंत्र योनि के प्रवेश द्वार के अंतर्गत ही गर्भाशय में जाकर ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया को संपन्न करता है। इस प्रकार से हमारा जो नरजनन तंत्र होता है, अब इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम वृषण के बारे में। तो वृषण क्या होता है, तो देखते हैं वृषण के तंत्र में। वृषण में नरजनन तंत्र में सबसे पहले हम जननांग के बारे में देखते हैं। तो जननांग में जैसे प्राइमरी जननांग और सेकेंडरी जननांग के बारे में देखते हैं। तो प्राइमरी हमारे जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे, और सेकेंडरी जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम प्राइमरी के बारे में देखते हैं। तो वृषण में, तो इसमें जैसे वृषण टेस्टी, तो इसमें देखते हैं तो शुक्राणु का जो निर्माण होता है, जो प्राथमिक जननांग उसे कहा जाता है। तो हमारे जो शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो वृषण में होता है। और हम सेकेंडरी जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो इसमें होता है सेशन, जिसे हम इंग्लिश में देखते हैं तो पेनिस। और देन इसके बाद में सेकंड होता है प्रोस्टेट ग्रंथि। देन उसके बाद में शुक्राशय, और देन इसके बाद में वल्वो यूरेथर। उसके बाद में वृषण कोश जिसमें वृषण उपस्थित होते हैं, और शुक्रवाहिका नलिका। इस प्रकार से इनकी उपस्थिति होती है। जो भी हमने ऊपर इनके बारे में जाना था, एक बार फिर से आप देख लीजिए। इस प्रकार से ये उपस्थित होते हैं। मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, शुक्रवाहिका, प्रोस्टेट ग्रंथि और मूत्रमार्ग, अधिवृषण, सेशन और वृषण। ये अंडकोश की थैली। तो हम आगे अध्ययन करेंगे।
तो देखते हैं जैसे ये यहाँ पे ये मूत्राशय होता है। देन इसके बाद में जो हमारा जो मूत्राशय इस नली के माध्यम से आता है इसे हम बल्बो यूरेटर, और ये जो जुड़ी रहती है वो शुक्रवाहिका नलिका, और ये जो हमारे बगल में जो गोलेनुमा संरचना होती है ये वृषण होते हैं। देन नीचे ये पेरप्यूस, और ये वृषण होते हैं जो वृषण कोश में ये उपस्थित होते हैं। और आगे का जो हमारा जो आगे आगे का जो पार्ट होता है उसे हम शिशन मुंड के नाम से जानते हैं। देन उसके बाद में जो मध्य हमारा जो पार्ट होता है इसे हम शिशन के नाम से जानते हैं। और देन जो ऊपरी पार्ट होता है उन्हें हम इनवाइनल कैनाल के नाम से जानते हैं। तो हम देखते हैं वृषण। तो वृषण की जो हम इनके नंबर ऑफ टेस्टिस देखते हैं तो इनकी संख्या होती है जो 2 होती है। और इनकी स्थिति और पोजीशन के बारे में देखते हैं तो जो भ्रूणीय अवस्था में जो वृषण उदर गुहा में स्थित होते हैं, तथा माता जी के जो 7वें महीने के अंत में क्या होते हैं, अथवा ये 8वें महीने में प्रारंभ होने में क्या होते हैं, वृषण गुहा जो वृषण होते हैं वो उदर गुहा के नीचे आते हैं। तो हम जैसे लेडीज में जैसे बच्चे का जन्म होता है तो उसमें देखते हैं, तो इसमें क्या होता है जब स्थिति तो भ्रूणीय अवस्था में, जिसे हम जब बच्चे के जन्म से पहले की बात करते हैं तो उसे हम भ्रूणीय अवस्था कहते हैं। तो भ्रूणीय अवस्था में क्या होता है, जो वृषण होते हैं वो उदर गुहा में जो पेट के अंदर ही स्थित होते हैं। तथा जब माता जी के जो 7वें महीने, जब माता जी का जो टाइम पीरियड होता है, मतलब जो डिलीवरी का, जिसमें 7वें महीने में क्या होते हैं ये अंत में, अथवा 8वें महीने के प्रारंभ में। तो 7वें महीना के तो ये अंत में, और 8वें महीने के जो प्रारंभ में क्या होता है, जो वृषण होते हैं ये उदर गुहा के क्या आ जाते हैं, नीचे की ओर आ जाते हैं। अब देखते हैं तो ये बाहर आने पर दिन का उद्देश्य देखते हैं। तो बाहर आने पर क्या होते हैं, जो हमारे शरीर के तापमान से क्या होते हैं, ये 2 से 2.5 डिग्री, जिसे हम 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को भी कम करना, क्योंकि कम तापमान पर शुक्राणु का क्या होता है, निर्माण होता है। तो हमारा जो से शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो हमारे शरीर के तापमान से क्या होते हैं, ये 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम, ताप को ही कम करना चाहते हैं। तो क्योंकि करना चाहते हैं तो कम तापमान पर क्या होते हैं, जो हमारे शुक्राणु होते हैं इनका निर्माण होता है वो 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम होने पर इनका निर्माण होता है। जबकि हमारा 37 डिग्री टेम्परेचर पर शुक्राणु अगर निर्माण होगा तो वो नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि इतनी तापमान को ये सह नहीं पाते, इसलिए ये उदर गुहा के बाहर की ओर उपस्थित होते हैं। अब देखते हैं कुछ बच्चों में वृषण होते हैं जो उदर गुहा में रह जाते हैं। जो कुछ बच्चे होते हैं उनमें क्या होते हैं, जो वृषण होते हैं ये उदर गुहा में ही रह जाते हैं, जिसे हम क्राफ्टो ऑइगोडिज्म कहा जाता है। तो कुछ बच्चों में जो वृषण उदर गुहा में रह जाते हैं जिसे हम क्रिप्टो ऑइगोडिज्म कहा जाता है। अब वृषण में हम 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। तो 3 प्रकार की कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सर्टोली कोशिकाएं, देन जिसके बाद में लीडिंग कोशिकाएं, और जर या जननी कोशिकाएं जिसे हम कह सकते हैं। अब इसमें देखते हैं तो इसमें सेमनीफेरस नलिका होती है। देन उसके बाद में जो नलिकाएं होती है वो जर्म कोशिकाएं, जर्म कोशिकाओं में जो नलिकाएं होती है वो सेमनीफेरस नलिकाएं होती है। देन उसके बाद में जो ये राउंड दिख रहा है आपको गोल गोल, इसके जो बाहरी ये लेयर होती है ये सर्टोली कोशिकाएं होती है। देन उसके बाद में जो अंदर ये बिंदुनुमा संरचना होती है ये लीडिंग कोशिकाएं होती है। अब हम देखते हैं तो जर्म कोशिकाएं या जननी कोशिकाएं जिसे हम बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो जर्म कोशिकाएं होती है वो शुक्राणु को क्या करती है, निर्माण करती है। तो जो हमारे जो स्पर्म का जो निर्माण होता है वो जर्म कोशिका में होता है। शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो सेमनीफेरस नलिका में होता है। तो हमारे जो शुक्राणु का निर्माण होता है वो सेमनीफेरस नलिका में होता है, और जर्म कोशिकाएं शुक्राणु का क्या करती है, ये निर्माण होता है। तो जर्म कोशिकाओं से क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। हम जर्म कोशिका देख लिए हैं। तो इसमें क्या होता है, जर्म कोशिकाओं से क्या होता है,
शुक्राणु का निर्माण होता है और जर्म कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो सेमनीफेरस नलिका में होता है। तो जर्म कोशिकाओं से शुक्राणु का निर्माण होता है और शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है वो सेमनीफेरस नलिका में होता है। देन इसके बाद में हम सेकंड देखते हैं तो सर्डोली कोशिकाएं देखते हैं। तो सर्डोली कोशिका क्या करती है, ये शुक्राणुओं को पोषण देती है। जो हमारे जो शुक्राणु होते हैं, स्पर्म होते हैं, उनको जो न्यूट्रिएंट्स, जो पोषक पोषण होता है वो देती है। तो वो कौन सी देती है, तो वो सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणुओं को न्यूट्रिएंट्स प्रदान करती है। सर्टोली कोशिकाएं होती है इनहिबिन हार्मोन का ये स्त्रावण करती है। तो सर्टोली कोशिकाएं होती है ये इनहिबिन हार्मोन होता है जिसे ये रिलीज करती है। देन इसके बाद में देखते हैं हम लीडिंग कोशिकाएं, जैसे हम अंतराली कोशिकाएं या इंटरनल जो सेल्स होती है उसके बाद उसके जानते हैं। तो ये क्या करती है, जो ये कोशिकाएं होती है ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है इसको ये रिलीज करती है या स्त्राव करती है। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है पुरुष के जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण, जो हमारे जो सेकेंडरी जो सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स होते हैं उनका ये विकास करती है। तो लीडिंग कोशिकाएं या अंतराल कोशिकाएं जो होती है ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है इसका स्त्रावण करती है और ये हार्मोन जो पुरुषों में जो सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होती है उसका ये विकास करती है। देन इसके बाद में देखते हैं हम जो द्वितीय लैंगिक लक्षण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सेकेंडरी जो सेक्सुअल्स कैरेक्टर्स होते हैं हमारे, जैसे आवाज़ का भारी होना। तो पुरुषों में देखते हैं तो पुरुषों की आवाज़ क्या होती है, भारी हो जाती है। तो पुरुषों की आवाज़ महिलाओं की तुलना में क्या होती है, भारी होती है। जबकि जो लेडीज हम देखते हैं तो हम उनकी आवाज़ का क्या होती है, उनकी आवाज़ होती है जो पतली होती है। देन इसके बाद में देखते हैं तो दाढ़ी मूंछों का आना और जननांगों का बड़ा होना। जो हमारे सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं, जिसे हम दैतिक लैंगिक लक्षण के नाम से जानते हैं। और जब दैतिक लैंगिक लक्षण हमारे में जो प्रकट होते हैं तो इससे क्या होता है, जो हमारे विपरीत लिंग होते हैं, जो अपोजिट लिंग होते हैं, तो उनके प्रति आकर्षण होता है। जैसे पुरुष का महिला की ओर आकर्षण और महिला का पुरुष की ओर आकर्षण होने लगता है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट पोजीशन देखते हैं तो मैक्रोजाइगो टोसिमिया। तो इसमें क्या होता है, पुरुष में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, हार्मोन की क्या हो जाती है, अधिकता के कारण सेशन की क्या हो जाती है, लंबाई बढ़ जाती है, जिसे हम मैक्रो जाइगोटोसोमिया कहलाता है। तो मैक्रोजाइगोटोसोमिया कहलाता है। तो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। तो टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन की जब अधिकता हो जाती है तो उसके कारण क्या हो जाती है, जो हमारा सेशन होता है उसकी क्या हो जाती है, लंबाई बढ़ जाती है, जिसे हम मैक्रो जाइगोटोसोमिया कहलाता है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट पोजीशन देखते हैं तो इसमें देखते हैं कैस्टेशन। कैस्टेशन में कैसे क्या होती है, तो वृषणों को जब कुचलने अथवा काटने की जो प्रक्रिया होती है वो कैस्टेशन कहलाती है। तो कैस्टेशन में क्या होती है, जो वृषण होते हैं उनको कुचलने अथवा जो काटने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कैस्टेशन कहलाती है। कैस्टेशन द्वारा सांड को बैल में बदला जा सकता है। जो सांड होते हैं तो उनको उससे जब हम कैस्टेशन की प्रक्रिया करते हैं तो उसमें जो वृषण होते हैं उसको क्या करते हैं, क्या तो कुचल दिया जाता है, या तो उनको दबा दिया जाता है, या फिर उनको काट कर बाहर निकाल लिया जाता है। तो उससे क्या हो जाता है, जो सांड होता है वो बैल में परिवर्तित हो जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं तो पेनिस के बारे में अध्ययन करेंगे। पेनिस सेशन जिसे हम बोलते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये नरजनन तंत्र का जो बेलनाकार भाग है, ये मैथुन अंग सेशन है। सेशन में स्पॉन्जी ऊतक या इरेक्टाइल जो टिश्यूज पाए जाते हैं, और सेशन का जो अगला फूला हुआ भाग होता है वो सेशन मुंड, जिसे हम ग्लास पेनस कहा जाता है। तो सेशन का जो अगला हमारा जो फूला हुआ पार्ट होता है उसे हम सेशन मुंड या ग्लास पेनस कहा जाता है। तो सेशन पर एक त्वचा झिल्ली पाई जाती है जिसे हम पेरप्यूस कहा जाता है। तो सेशन मुंड के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है, झिल्ली नुमा संरचना जो पाई जाती है, उसे हम पेरप्यूस झिल्ली कहा जाता है। सेशन मुंड से जब पेरप्यूस को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम खतना अथवा सरकमसीजन कहलाती है। तो हमारे जो सेशन मुंड से जो पेरप्यूस को हटाने की जो प्रक्रिया खतना अथवा सरकम
सीजन कहलाती है। और हम देखते हैं तो इसे हम मुसलमानी, जो हमारे मोमडन धर्म में होती है उसे हम मुसलमानी भी कहते हैं। अथवा अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो शुक्रवाहिनी नलिका शुक्राणुओं को वृषण से सेशन तक लाती है। तो हमारी जो शुक्रवाहिनी जो नलिका होती है जो शुक्राणुओं को वृषण से, जो वृषण से जब रिलीज होता है शुक्राणु तो उससे सेशन तक जो लाने का कार्य करती है वो हमारी शुक्रवाहिनी नलिका करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो वृषण वृषण कोश में स्थित होते हैं, ये हमने पहले भी आपको बता दिया है। इसके बाद में वृषण इनवाइनल कैनाइल की सहायता से उदर गुहा से बाहर आते हैं। तो हमारी जो इनवाइनल जो कैनाल की सहायता से ये जो वृषण होते हैं ये उदर गुहा से बाहर आते हैं। हम हमारी इनकी देखते हैं तो इनकी जो सहायक ग्रंथि कौन कौन सी है तो वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं तो प्रोस्टेट, देन दूसरी देखते हैं सेकंड तो बल्बो यूरेटर जिसे हम काउपर ग्रंथि, और देन थर्ड होती है वो शुक्राशय। तो देखते हैं सबसे पहले प्रोस्टेट ग्रंथि, इनकी जो संख्या होती है वो एक जोड़ी होती है, मतलब 2 होती है इनकी संख्या। और इसकी हम संरचना की बात करते हैं तो ये सिंगाड़ेनुमा इनकी संरचना होती है। और प्रोस्टेट ग्रंथि का जो स्त्राव होता है वो 20 से 30% शुक्राणुओं का निर्माण करता है। तो हमारी जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, जो प्रोस्टेट जो ग्लैंड्स होती है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि का जो स्त्राव होता है तो इससे 20 से 30% हमारे जो शुक्राणु होते हैं इनका क्या होता है, निर्माण होता है। इस ग्रंथि के जो स्त्राव की विशेष गंध होती है, तो जो इस ग्रंथि से जो स्त्राव होता है जो इसकी जो एक विशेष गंध होती है जिसके कारण जो वीर्य की एक विशेष गंध होती है। जो हमारा सीमेन होता है उसकी क्या होती है, एक विशेष स्पेशली क्या होती है, गंध होती है। इसके स्त्राव में क्या होता है तो फॉस्फेट, PO42 और सिट्रेट तथा कैल्शियम आयन पाए जाते हैं। देन इसके बाद में देखते हैं हम काउपर बल्बो यूरेटर। तो इसकी संख्या होती है वो भी क्या होती है, एक जोड़ी पाई जाती है। और इसकी हम पोजीशन की बात करते हैं तो ये जो प्रेस्टेड हमारी जो ग्लैंड्स होती है उसके जस्ट ये पीछे की ओर स्थित होती है। इसके स्त्राव से क्या होते हैं, हमारे 5 से 10% शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जबकि जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती है उससे 20 से 30% हमारे जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है। देन उसके बाद में जो काउपर ग्रंथि होती है इससे हमारे स्त्राव में जो 5 से 10% शुक्राणुओं को जो निर्माण करती है वो काउपर ग्रंथि, या जिसे हम बल्बो यूरेटर कह सकते हैं। इसका स्त्राव होता है वो चिकना होता है जो मैथुन की क्रिया को सुगम बनाता है। इसके स्त्रावण को होता है तो वो क्या होता है, चिकना होता है, जिससे जो मैथुन की क्रिया होती है जो पुरुषों में देखी जाती है, महिलाओं में भी देखी जाती है लेकिन वो कम देखी जाती है। तो पुरुषों में ज़्यादा देखी जाती है। तो मैथुन की क्रिया को जो आसान बनाता है वो काउपर ग्रंथि, इसके स्त्राव से जो चिकना पदार्थ निकलता है जिसके कारण जो मैथुन की क्रिया होती है वो सुगम बनाता है। इसका स्त्राव यौन की अम्लीयता को नष्ट कर देता है। तो जो चिकनाहट होता है जो मैथुन क्रिया के द्वारा जो चिकना पदार्थ ये जो सुगम बनाता है, इसको जब इसके स्त्राव को जब हम योनि की जो अम्लीयता होती है उसको क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। देन इसके बाद में देखते हैं तो शुक्राशय, इसका स्त्राव 60 से 80% शुक्राणुओं को निर्माण करती है। तो 20 से 30% हमारी प्रोस्टेट ग्रंथ करती है, और काउपर ग्रंथि होती है जो 5 से 10% करती है। और जो बचा कुचा जो पार्ट होता है 60 से जो 80% पार्ट होता है वो शुक्राणुओं को जो निर्माण सहायक होती है वो शुक्राशय करता है। तो शुक्राणुओं के जो निर्माण में जो शुक्राशय ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सबसे ज़्यादा देखते हैं तो हम शुक्राशय जो इसका स्त्राव करता है वो 60 से 80% शुक्राणुओं का जो निर्माण करता है वो शुक्राशय करता है। तो इसकी जो हम शुक्राणुओं के जो निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो शुक्राशय ही निभाता है। देन इसके बाद में देखते हैं वीर्य, जिसे हम सीमेन, जिसका एक स्खलन मतलब एक बार में जो स्खलन होता है में जो मात्रा होती है वो 1.5 to 2.5 ml तक होती है। अब शुक्राणुओं की संख्या के बारे में हम देखते हैं तो शुक्राणुओं की संख्या के बारे में देखते हैं तो ये 100 से 200 मिलियन तक होती है। और इसकी pH वैल्यू की हम देखते हैं तो
शुक्राणु होता है वो हल्का क्षारीय होता है। तो इसकी पीएच वैल्यू की बात करते हैं तो हम 7.1 से 7.4 तक इसके जो मध्य में इसका पीएच वैल्यू होता है, जो कि हम जानते हैं 7 उदासीन होता है, देन उसके बाद में ये क्षारीय होता है। तो 7.1 जो कि हल्का क्षारीय होता है। देन उसके बाद में देखते हैं तो इसका संगठन जो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं तो इसमें सिट्रेट, फॉस्फेट और पानी, प्लस में कैल्शियम आयन, और जो इसमें जो शर्करा पाई जाती है वो फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। अब देखते हैं हम शुक्राणुओं का जो मुख्य पोषण पदार्थ होता है वो फ्रक्टोज होता है। जो शुक्राणुओं का जो मोषक जो मुख्य जो मेन न्यूट्रिएंट्स होता है वो फ्रक्टोज होता है। अब हम शुक्राणुओं के बारे में बात करते हैं तो इस प्रकार से हमारी जो शुक्राणुओं की संरचना होती है उसमें जो सबसे ऊपरी पार्ट होता है वो एक्रोसोम, जिसे हम शुक्राणुओं की टोपी के नाम से भी जानते हैं। और ये जो ऊपरी ऊपर जो श्वसन मुंड की तरह जो पार्ट होता है ये शीर्ष भाग जिसे हम कहते हैं। देन इसके बाद में मध्य भाग होता है, और देन इसके बाद में होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया, और जो पिछला पार्ट होता है जिसे हम पूंछ के माध्यम से जानते हैं। तो हम शुक्राणुओं का जो शीर्ष भाग होता है जिसे हम एक्रोसोम कहलाता है, और एक्रोसोम को हम शुक्राणु की टोपी कहते हैं। एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी काय से होता है, और शुक्राणुओं के जो मध्य में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जो शुक्राणुओं को ऊर्जा देते हैं। जो हमारे जो शुक्राणु के मध्य में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं वो शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो हमारे जो शुक्राणु का जो शीर्ष भाग होता है जिसे हम एक्रोसोम, और एक्रोसोम को हम शुक्राणु की टोपी कहते हैं। एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी काय से होता है, और शुक्राणु का जो मध्य भाग होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो ये जो शुक्राणु होते हैं उनको ऊर्जा जो प्रदान करते हैं जो वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रदान करते हैं। एक्रोसोम में विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ पाया जाता है जिन्हें हम एंटी फर्टिलाइन कारक कहा जाता है। एंटी फर्टिलाइन कारक एक विशिष्ट होते हैं। देन इसके बाद में देखते हैं हम लाइसिन। लाइसिन एक एंटी फर्टिलाइन कारक द्वारा ही अंड झिल्ली को खोलने की जो प्रक्रिया होती है वो लाइसिन कहलाती है। देन इसके बाद में देखते हैं हम हीरोक्राइन ग्रंथि। ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, मतलब एक इंटरनल जो ग्रंथि है। ये आमाशय तथा जो किडनी की म्यूकोसा झिल्ली पर ये पाई जाती है। जो हीरोक्राइन ग्रंथि होती है ये आमाशय तथा जो किडनी के मध्य जो म्यूकोसा झिल्ली पाई जाती है उस पर ये पाई जाती है। अब हार्मोन देखते हैं तो हम जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है इसका जो कार्य होता है ये पुरुषों में पैतृकवाद को बढ़ाता है, और महिलाओं में ये परिवार के सदस्यों के प्रति क्या होता है भावनात्मक लगाव पैदा करता है। तो भावनात्मक लगाव से हम कह सकते हैं तो ये फीलिंग्स पैदा करता है। देन इसके बाद में हम इसमें देखते हैं तो बहिस्रावी ग्रंथियाँ, जिसमें हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोल सकते हैं। तो ये ग्रंथियाँ होती है वो तरल पदार्थ के रूप में एंजाइम का स्त्राव करती है। तो बहिस्राव ग्रंथियाँ होती है वो तरल पदार्थ का ये स्त्राव करती है, और इन ग्रंथियों क्या होती है नलिकाकार संरचना पाई जाती है, इसलिए हम नलिका युक्त ग्रंथि भी इसे हम कह सकते हैं। इन ग्रंथियों का जो लक्षित स्थान पास में ही होता है, अतः एंजाइम जहाँ से निकलते हैं वहीं ये कार्य करते हैं। अब हम देखते हैं तो एंजाइम इसके जो खोज करता है वो कोहने है। एंजाइम को सर्वप्रथम खोज मुकनर ने मानव के मूत्र में यूरिएज की थी। परिभाषा देखते हैं तो ये बेरासायनिक पदार्थ जो प्रोटीन से बने होते हैं उन्हें हम एंजाइम कहते हैं। तो आज हम इतना ही देखते हैं, तो कल देखते हैं हम एंजाइम के बारे में, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।